आप सुन रहे हैं विविध भारती। उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की। श्रोताओं नमस्कार। 70 के दशक से शुरू होता है हिंदी सिनेमा का एक बड़ा ही खास दौर। बदलाव के इस दौर में फोकस में थी भारतीय युवा पीढ़ी, वो पीढ़ी जिसमें व्यवस्था के प्रति आक्रोश था, जिसमें बदलाव का जुनून था, जिसमें विद्रोह का मादा था। उस पीढ़ी का मिजाज सिनेमा में उतारा लेखकों की एक युवा जोड़ी सलीम जावेद ने। सलीम जावेद की जोड़ी के सलीम खान बांट रहे हैं अपनी यादों के उजाले। इनसे बातचीत की है यूनुस खान ने। सलीम जावेद भारतीय फिल्म जगत की पहली और अकेली लेखकीय वो जोड़ी जिसने अपनी फिल्मों की कामयाबी से इतिहास के पन्नों पर अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज कराया। सन 1973 जंजीर। अब न तो वर्दी है न कुर्सी और ना ही मैं ड्यूटी पर हूँ। सन 1975 दीवार। आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है। क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास माँ है। सन 1975 शोले। कि यहाँ से 50-50 कोस दूर गांव में जब बच्चा रात को रोता है तो माँ कहती है बेटे सो जा, सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। सन 1978 डॉन। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। सन 1978 त्रिशूल। अपने बाप दादा की दौलत मिली। मेरे पास अपने बाप दादा की दौलत की ना एक पाई है और ना ही मुझे चाहिए। मेरे पास अगर कुछ है तो अपनी माँ का दिया हुआ आशीर्वाद है। ऐसी फिल्मों की लंबी फहरिस्त है जो सलीम जावेद की जुबली जोड़ी का कमाल थी। सलीम जावेद की जोड़ी एक मोड़ पर आकर भले ही टूट गई हो, लेकिन उनके लेखन से जुड़े सैकड़ों सवाल हैं जो उनके चाहने वालों के जहन में कौंधते रहते हैं। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में सलीम जावेद की जोड़ी के सलीम खान बिखेरेंगे अपनी यादों के उजाले। उजाले उनकी यादों के। सलीम साहब ने आपको बताया एक फिल्म बनी थी साउथ इंडिया में, उसका ट्रांसलेशन था साउथ इंडियन लैंग्वेज में, उसका जो मतलब था वो था गोल्ड मेडल। शिवाजी गणेशन ने काम किया था, उसके हमने राइट्स लिए थे। और वो बाप जो था वो प्रिंसिपल पुलिस ऑफिसर था और बेटा जो था उसमें बदमाश था। जी जी। हमने बदमाश को नहीं रखा है, हमने उसमें से बदमाशी का एंगल निकाल दिया। यहाँ जो था वो ये लड़का जो है ये ही वांट्स टू लिव हिज ओन लाइफ, एंड सिंस ही इज नॉट सो डिसिप्लिन्ड, ही इज नॉट एक वर्च्यू को एक उसने बनाया नहीं है कि वो अपना मकसद के नहीं था मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, जैसे आजकल के लड़के होते हैं। उस बात पे उनका कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, समझे आप। उनकी जो थिंकिंग का कहीं ना कहीं क्लैश है, उनके जो कैरेक्टर्स का उनका कहीं ना कहीं क्लैश है। पुलिस को अपना बयान देने से इनकार क्यों किया तुमने? क्या मेरे बयान देने के बाद आप या आपकी पुलिस मुझे बेकसूर समझेगी? तुम अच्छी तरह जानते हो विजय, तुम्हें बेकसूर समझना या मुजरिम ठहराना ये पुलिस का काम नहीं है। इसका फैसला अदालत में होगा। तो फिर मैं बयान भी अदालत में ही दूंगा। विजय, अगर तुम बेकसूर हो तो पुलिस की मदद करना तुम्हारा फर्ज है। मैं तो हमेशा ही बेकसूर था डैडी, लेकिन मेरी मदद करना तो आपने कभी अपना फर्ज नहीं समझा। ये मत भूलो कि मैं यहाँ एक बाप की हैसियत से नहीं, पुलिस ऑफिसर की हैसियत से बात कर रहा हूँ। कौन सी नई बात है? आपने मुझसे हमेशा एक पुलिस ऑफिसर की हैसियत से ही बात की है। देखो विजय, तुमको अगर मुझसे कोई गिला है या कोई शिकायत है, वो गलत है या सही है अपनी जगह है, लेकिन यहाँ इस जगह तुम्हें भूल जाना चाहिए कि तुम मेरे बेटे हो। आप ठीक कह रहे हैं, मुझे भूल जाना चाहिए। दिलीप साहब और अमिताभ बच्चन का एक तरह से मुकाबला माना गया शक्ति को,
आपको क्या लगता है कि दोनों में से किसकी एक्टिंग 20 थी? देखिए, अमिताभ बच्चन बहुत अच्छे एक्टर हैं, मगर दिलीप कुमार जो है वो ही इज अ क्लास अपार्ट। इसकी वजह यह है कि अमिताभ बच्चन हो, चाहे अनिल कपूर हो, चाहे राजेंद्र कुमार हो, जितने भी ये थे, इनके सामने एक दिलीप कुमार का रेफरेंस था। देवर इन्फ्लुएंस बाय दिलीप कुमार। मंदिर का सीन करना हो, माँ के साथ सीन करना हो, कॉमेडी सीन करना हो, ये कहीं ना कहीं, और इनकी सबकी अप्रोच जो थी वो दिलीप कुमार जो परफॉर्मेंस दिए हैं उससे कहीं ना कहीं मिलते जुलते, इनका इससे बच नहीं सकते थे। वो दिलीप कुमार के सामने कोई रेफरेंस नहीं था। दिलीप कुमार ने जो भी स्टाइल था दिलीप कुमार का, वो बहुत ओरिजिनल, उसकी अपनी खोज से हुआ था। वो ये बदनसीब बाप से दुनिया शहंशाह कहती है, अपने रूठे हुए बेटे को मनाने आया है, उससे मोहब्बत मांगने आया है। बेटे की मोहब्बत बर्बाद करके मोहब्बत चाहते हैं आप। शहंशाह बाप का भेष बदल कर आया। शहंशाह रोया नहीं करते शेखू, बाप की आंखों में आंसू है। शेखू, यह गरीब बाप शहंशाह अकबर के उसूलों से मजबूर है, और सलीम अपनी मोहब्बत से। शेखू, शेखू, मोहब्बत दिलों को फर्क कर सकती है, फौजों को नहीं। तुम्हारे जज्बात शहंशाह की बेपनाह ताकत का मुकाबला नहीं कर सकते। इसका फैसला जंग करेगी। सलीम, शहंशाह के फैसले को जंग का इंतजार नहीं, जंग के नक्कारे की पहली चोब अनारकली की मौत का ऐलान कर देगी। साहिब आलम, क्या शहंशाह की ताकत ने राजपूत के वचन को हरा दिया? नहीं शहजादे, राजपूत जान हारता है, वचन नहीं हारता। तो फिर अनारकली सलीम बगैर जंग के कामयाब है। जंग नहीं होगी। जंग होगी। हमारी दुआ है कि मैदान जंग में खुदा तुम्हें जलाले अकबरी से महफूज रखे। उसने एक अपनी पर्सनैलिटी जो बनाई थी, जिस किस्म की एक्टिंग की है देवदास में, आन में और दूसरी फिल्मों में, अंदाज में, और भी गंगा जमुना वॉज द पीक। लागा गोरी गुजरिया से नेहा हमार, होई गवा सारा चौपट मोरा रोजगार। तो दिलीप कुमार ने अपनी डिस्कवरियां की हैं। इन लोगों ने दिलीप कुमार का रेफरेंस उठाया है, इस फिल्म से उठाया, उस फिल्म से उठाया है। दिलीप कुमार मतलब नॉट दैट कि आई एम अंडरमाइनिंग अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन बहुत अच्छा एक्टर है, अमिताभ बच्चन ने बहुत अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस दिए हैं, मगर जिस फिल्म में उन्होंने बिल्कुल कोई जोर नहीं लगाया है, जैसे दीवार थी उसमें कोई जोर नहीं लगाया है, सीधे सीधे डायलॉग बोले कि अगले हफ्ते एक और कुली हफ्ता देने से इनकार कर देगा। आवाज़ अच्छी थी, पर्सनैलिटी अच्छी थी, सिचुएशन अच्छी थी, इट यूज्ड टू वर्क। अब बोलो, 2 रुपये दे देता तो क्या जाता, सभी तो देते हैं। अरे भैया, ये दुनिया है, यहाँ गरीब को 100 बातें सोच के चलना पड़ता है, और फिर ये लोग तो मवाली ठहरे, इनके मुंह कौन लगे। ठीक कहते हो रहीम चाचा, बिल्कुल ठीक कहते हो। 25 बरस हो गए हमें यहाँ काम करते हैं, हमने नहीं देखा कोई कुली इन्हें हफ्ता देने से इनकार कर दे। रहीम चाचा, जो 25 बरस में नहीं हुआ वो अब होगा। अगले हफ्ते एक और कुली इन मवालियों को पैसा देने से इनकार करने वाला है। आज अगर वो यही सीन अगर उनको दिया जाए तो कहे, साला अगले हफ्ते देखो तो एक और, ये लगा देंगे जोर। जो उन्होंने जब काम किए हैं, जहां उन्होंने ताकत नहीं लगाई है, जहां वो कैरेक्टर में रहे, वहां बहुत अच्छा किया है। जहां उन्होंने ये समझा है कि देयर इज समथिंग एक्सपेक्टेड फ्रॉम मी, ये तो कोई भी कर लेता, मुझे क्या करना है। और जितनी भी फिल्मों में जो उन्होंने बहुत लाउड एक्टिंग शुरू की है। शक्ति के वो कौन से सीन्स हैं जो आपको बहुत प्रभावित करते हैं एक्टिंग के मामले में, दोनों के आमने सामने? शक्ति के तो बहुत से सीन थे, मगर जो सब में अच्छा सीन था शक्ति का, वो सीन में डायलॉग ही नहीं थे। मदर की डेथ का सीन, वो कॉन्सेप्ट जो था बहुत कमाल का था कि बाप के पास बेटा आके बैठ जाता है, लाश पड़ी हुई है और सिर्फ हाथ रखता है। बाप की कोई की तकलीफ समझ सकता है उस वक्त, क्या उसकी अपनी कुछ भी प्रॉब्लम्स हो। तो वो एक जो था कि
उसको तो बुरा लगा ही है, मगर वो समझता है कि मेरा बाप तो बिल्कुल अकेला हो गया, अनाथ हो गया मेरा बाप। तो मतलब मेरे बाप की तो मेरी तो ज़िंदगी में और भी कुछ एक्टिविटीज़ आएंगी, सब कुछ होगा, इसका तो सिर्फ यही पूरी ज़िंदगी थी मेरी माँ। और ये एक बड़ा एक नेचुरल सीन था वो, कि उस पर क्या डायलॉग्स बोले जाते हैं कि अच्छा नहीं हुआ, क्या हो गया, ये सब बेवकूफ़ी के डायलॉग बनते हैं अगर लिखने की कोशिश करते तो उसको इसीलिए साइलेंट सीन रखा गया। तो साइलेंट सीन को लोग समझते हैं कि वो डायरेक्टर का सीन है, नहीं, वो भी लिखा जाता है जी जी, कि यहाँ कोई डायलॉग नहीं होगा, उसका एक्शन लिखा जाता है कि कैरेक्टर आया, बैठा, लुक दिया, बैठा, हाथ लगाया, लाश पड़ी हुई है, सब एक एटमॉस्फेयर उसका बनाना पड़ता है। सलीम साहब, आप फिल्मी दुनिया से अपनी मर्जी से दूर क्यों हो गए? आपने बातचीत में कई बार बताया कि आपने सब नहीं, कुछ ये छोड़ मैं आपसे दिया। बात कर रहा हूँ, ये फिल्मी दुनिया की ही बात कर रहा हूँ मैं आपसे। अब ये काम करना आपने क्यों बंद कर दिया? आप जो कह रहे हैं उससे दूर जिनसे वो मैं हुआ हूँ, ये फेक अवार्ड से, ये जो भी कुछ मिल रहे हैं, इनकी लोगों को जो ख्वाहिश है, उसको देख के अफसोस होता है। मुझे भी थी एक ज़माने में, बट यू समवेयर यू हैव टू ग्रो। कहीं ना कहीं तो आपको ये चीज़ें ऐसा लगना चाहिए कि बेकार है ये। आई हैव कम टू द स्टेज कि मुझे इन चीज़ों की अहमियत नहीं है अब। लेकिन आपने लिखना क्यों बंद कर दिया? नहीं, लिख रहा हूँ मैं, किसने कहा लिखना बंद कर दिया? फिल्में लिखना मैं 100 के मुझे उसमें मजा आ रहा है मुझे। आप जो लोग पढ़ते हैं मेरे आर्टिकल, आप उनसे पूछिए कि उनको कैसे लग रहे हैं। वो मराठी में ट्रांसलेट होते हैं, वो गुजराती में ट्रांसलेट होते हैं, वो हिंदी में आते हैं, वो अंग्रेजी में ट्रांसलेट होते हैं, वो इंटरनेट पे आते हैं। आपको मैं बात बताऊं कि ईद पे मैं दिलीप साहब से मिलने गया तो उनके जो बॉडीगार्ड थे, वो यहीं के पुलिस के महाराष्ट्रियन बॉडीगार्ड थे, वो आके मुझसे मिले। दिलीप साहब ने भी देखा कि ये इतनी, जैसे मेरे से आगे बढ़ के मेरे बॉडीगार्ड मिले और कहा कि सलीम साहब आए, सलीम साहब आए। दिलीप साहब को भी कुछ हैरत हुई कि ये कैसे ये मेरे बॉडीगार्ड जो थे लपक के गए। फिर दिलीप साहब से उन्होंने कहा कि साहब कि हम इनके मराठी में आर्टिकल पढ़ते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं साहब। तो ये जो है, ये भी एक मुझे जो फीडबैक मिलता है, ये मेरे लिए अच्छा। और मेरे लिए अब पैसे की इंपॉर्टेंस खत्म हो गई। एक ज़माने में मेरी नीड भी थी, इकोनॉमिकल नीड भी थी मेरी, और मुझे शौक भी था, और मुझ में फायर भी थी। अब यह है कि जिस किस्म की मैं फिल्में लिखता था, वैसे तो बहुत सी फिल्में बन भी नहीं रही हैं अब। कोई एक जो फिल्में बन रही हो तो देख ही रहे हैं आप। 10 साल में कम से कम बनी होंगी। अगर 300 भी एक फिल्में बनती हैं तो 10 साल में कितनी बन गई होंगी? 3000 फिल्में। बिल्कुल। उसमें जो 10 पसंद आई तो ये तो हमारा एवरेज है। अगर आप मुझसे पूछें तो कोई ये पूरे 10 साल में मुझे कोई 10 फिल्में ऐसी होंगी जो मुझे पसंद आई। सलीम साहब, हेलेन आपकी जिंदगी में किस तरह से आई थी और आपके परिवार पर उसका क्या असर पड़ा था? आई तो थी, अब उसमें एक नहीं, मैं एग्जैक्टली मैं सीरियसली ये था कि हेलेन जो प्रॉब्लम में आई थी, हमारा काम बहुत अच्छा चल रहा था जी। वी वर इन अ पोजीशन टू रिकमेंड एनीबडी इन अ फिल्म, इसको ले लो, इसको ले लो। एक सक्सेस रेट इतना था कि लोग क्वेश्चन नहीं करते थे। तो जब ये प्रॉब्लम में आई और इनके पास काम नहीं था और थोड़ा सा रॉन्ग साइड ऑफ द एज भी था कि उस वक्त वो जो कैबरे वैबरे करती थी वो रोल का मिलना वो नहीं था, पॉसिबल नहीं था। तो शी वॉज क्वाइट गोइंग थ्रू वेरी इनसिक्योर पीरियड। और मकान जो था वो कोर्ट रिसीवर ने ताला लगा दिया था, डिस्प्यूट में आ गया था, और कोई ऐसा सपोर्ट सिस्टम नहीं था। माँ थी, बुढ़ी थी, वो हेलन उन्हें हेल्प करती थी। एक भाई था, वो अल्कोहलिक था और उसको कई मरतबा इंस्टीट्यूशन में भेजा, वापस आता था, फिर शराब शुरू कर देता था। तो दैट वाज द स्टेज वेयर आई मेट हर। एंड मैंने उस वक्त उनको हिम्मत दिलाई और कहा कि कुछ नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। ये इन लाइफ देयर आर नो सेटबैक्स, देयर आर ओनली लेसन्स। तो मैंने ये 3 फिल्में उनकी साइन करवाई, डॉन, दोस्ताना और डॉन, दोस्ताना, ईमान धर्म। ऐसा उनको लगा कि दिस इज नॉट द एंड ऑफ द लाइफ, या ये कोई दिस इज नॉट द एंड, अभी यहाँ से फिर कैसे मेरी लाइफ शुरू हो रही है। बाकी लोगों ने तो सिर्फ बातें की थी कि नहीं सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, एक लिप सिंपैथी दी थी। आई डिड समथिंग वेरी प्रैक्टिकल। और वैसे भी जब मैं आपकी किसी की मदद करता हूँ तो मैं प्रैक्टिकल में करता हूँ। मैं ये कहता नहीं हूँ कि मैं आपके लिए क्या कर दूंगा, नहीं जी। मैं सोच लेता हूँ कि मैं ये कर सकता हूँ जब मैं उसको उम्मीद दिलाता हूँ। तो वो काफ़ी उनको ऐसा लगा कि अब 3 फिल्में हैं, उसमें 2-3 साल तो निकल ही जाएंगे फिल्म करते करते। पैसे भी उनको अच्छे दिला दिए, साइनिंग अमाउंट भी अच्छी दिला दी, एक गाड़ी की ज़रूरत थी, गाड़ी दिला दी, एक ड्राइवर की ज़रूरत थी। और मैं इनकी हमेशा से एज अ पर्सन रिस्पेक्ट करता था, एज एन आर्टिस्ट रिस्पेक्ट करता था, और अच्छी औरत थी, एक इज्जत भी थी मुझे। अब उनको ऐसा लगता होगा, हर औरत को ऐसा लगता है जो अकेली औरत रहती है या इनसिक्योर होती है, कि इन्होंने ये सब कुछ किया है मेरे लिए, तो इनके भी कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगे। ही विल ऑल्सो आस्क फॉर हिज पाउंड ऑफ फ्लैश वाली बातें जो है। मगर मैं कोई ऐसा अपनी शादी से डिसिल्यूजन नहीं था, मैं बहुत खुश था। मेरी शादी मेरी मर्जी से हुई थी, 5 साल कोर्टिंग के बाद से हुई थी। आई वाज वेरी हैप्पी। मेरे बच्चे हो चुके थे, सोहेल भी हो चुका था। तो मैं इस चक्कर में पढ़ना नहीं चाहता था, तो मैंने कोई एडवांस इनकी तरफ किया नहीं कभी भी कि मैंने कोई इनिशिएटिव लिया हो या कोई इनसे कोई इनको सजेशन दिया हो। दैट हैड क्रिएटेड अ वेरी गुड इम्प्रेशन ऑन हर। उससे उनको एक बहुत रिस्पेक्ट डेवलप हो गया मेरे लिए कि ये आदमी जो है, ये जो उसने किया है ये बेलौस किया है, किसी वजह से नहीं किया। इसलिए 1 साल निकल गया, जो मैंने किया था उसको 1 साल निकल गया, आना जाना शुरू हो गया। शी यूज्ड टू बी विद देयर
सलमा से भी दोस्ती। और वो रिस्पेक्ट जो था, वो इमेंस रिस्पेक्ट जो था, जो उस ज़माने में जो भी मैंने किया था उसकी वजह से वो एक मोहब्बत में तब्दील हो गया। मोहब्बत में तब्दील हो गया, छुप छुप के मिलने लगे सब कुछ, इसलिए कि मैं चाहता नहीं था कि मेरी बीवी को पता लगे और उसको तकलीफ़ हो, और मैं इसलिए कि वो घर छोड़ के आई थी बीवी, और सब कुछ छोड़ दिया था। माँ बाप 10 साल तक मिले नहीं शादी के बाद, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता था, गिल्टी होता था कि मैं कहूँगा तो उसको बहुत बुरा लगेगा और बहुत तकलीफ़ होगी, और वही प्रूव हो जाएगा कि माँ बाप ठीक ही बोलते थे कि भाई ये शादी मत करो, सब कंफर्म हो जाएगी बात। तो उस वजह से मैंने इसको छुपाया। मगर फिर मुझे जब मैं कुछ बहाना बना के बाहर जाता था या कुछ करता था तो मुझे कहीं ना कहीं तकलीफ होती थी कि मैं गलत कर रहा हूँ, ये मैं अपनी नज़रों में गिर रहा था। और एक डायलॉग सुनाता हूँ जो मैंने कहीं एक फिल्म में इस्तेमाल किया था कि आदमी पहाड़ से गिरकर खड़ा हो सकता है, अपनी नज़रों से गिरकर खड़ा नहीं हो सकता। वाह। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि ये मुझे अपनी बीवी से बता देना चाहिए, ये बहुत हो गया, ये झूठ बोलना, मैं आई एम नॉट एबल टू लिव विद माई सेल्फ विद ऑल दीज लाइज। इसके बाद एक और भी छोटी सी कहानी है, मैं सुनाऊंगा आपको जी। तो मैंने सलमा को बता दिया कि ऐसा ऐसा है, ये सिलसिला चल रहा है। तो नेचुरली सलमा के ये रिएक्शन तो नहीं था कि आपने बहुत अच्छा किया, इसके लिए तो आपको, उसने बैग वैग उठाया और कपड़े जो भी कुछ सामने नजर आए बैग उठा के, और शी लेफ्ट द हाउस। शी लेफ्ट द हाउस एंड शी द ड्राइवर सेड कि मैम साहब गाड़ी लाऊं, तो शी इवन रिफ्यूज टू गो इन माई कार। नहीं, मतलब इतना गुस्सा था कि अब तो मैं तुम्हारी गाड़ी भी यूज़ नहीं करूँगी, आई डू एवरीथिंग ऑन माई ओन। मुझे भी बहुत बुरा लगा। अब कोई जाके उनके आंटी का घर था वहाँ सांता क्रूज में, वहाँ जाके वो रहने लगी, खाली पड़ा हुआ था घर। खाना वाना भी आंटी से उसने यहाँ का खाना ने कहा कि नहीं, घर से नहीं आएगा मेरा खाना, मैं नहीं खाऊंगा। अब बच्चे थे, स्कूल से वहाँ जाते थे, वहाँ से यहाँ जाते थे, और ना वो खुश थी, ना मैं खुश था, ना बच्चे खुश थे, और ना हेलन खुश थी। ये मगर उस दिनों में, मैं उस ज़माने में जितने भी दिन सलमा बाहर रही, मैं हेलन से नहीं मिला, कभी मैंने फ़ोन भी नहीं किया, मिला भी नहीं, समझे। और मैंने बल्कि एक मरतबा फ़ोन पे बात हुई तो मैंने कहा कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, मेरे बच्चे हैं, और मैंने पहले भी कहा था कि कल को खुदा न खास्ता कभी भी ऐसी बात आएगी और अगर ये चॉइस हुई कि कौन, मैंने कहा मैं अपने 20 बच्चों को नहीं छोड़ सकूंगा, तो यू शुड कम विथ यू नो ओपन आइज, जो एक आँख खोल के अंदर आओ कि ये रिलेशनशिप में है, मैं इसमें से ऐसा नहीं है कि मैं छोड़ के निकल आऊँ। तो नेचुरली एक आदमी के ऐसे इमोशनल एक्सीडेंट होते हैं, एक अपनी अट्रैक्शन होते हैं, कमज़ोरियाँ होती हैं, जिसमें कि जानते बूझते भी कि वो गलत होगा या इसके कॉन्सिक्वेंसेस गलत होंगे, उसमें घुस जाता है। बट आई वांटेड कि इट शुड बी एक्सेप्टेड, कि कल को अगर ये एक्सेप्ट हो गया तो नथिंग लाइक इट, नहीं हुआ तो खैर आई हैव टू गो बैक। या मैं कितने दिन तक रेजिस्ट कर सकूंगा उसका भी मुझे अंदाज नहीं था जी, इसलिए कि मैं काफ़ी अंदर तक चला गया था। हेलन शुड हैड आल्सो गॉन अ लिटिल फार विथ मी, और मुझे इस बात का भी गिल्ट था कि मैं हेलन को छोड़ूंगा तो वो अकेली है, समझे। आई विल हैव दिस ऑन माई गिल्ट, मेरे कॉन्शियंस पे होगा कि ये मैंने क्या किया, एक औरत को एक उम्मीद दिला के कि मैं साथ दूंगा और मैंने छोड़ दिया। तो मुझे एक बहुत स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन में था मैं, और मैं चाहता था कि सलमा इस बात को अंडरस्टैंड करे। एक दिन अब वो सिलसिला चलता रहा कि वो अलग हो गई, 15 दिन तक ये सिलसिला चला। अब ये मेरे पड़ोसी थी, वहीदा रहमान, शशि रेखी आते थे, इनको तो मालूम था, और मैंने किसी को ये बात छुपाई भी नहीं, काहे के लिए नहीं वो अपने मैके गई है या यहाँ गई है, मैंने कहा नाराज़ होकर चली गई। ये तो नहीं बताया कि हेलन का इशू था। उन्होंने एक दिन मुझसे आके कहा कि हम आपसे हमेशा जब बैठते हैं तो कुछ ना कुछ सीख के जाते हैं, बड़ी समझदारी की बात करते हैं, कि आपकी ज़िंदगी के अंदर ये समझदारी क्यों नहीं आपने अप्लाई की कि ये इस सिचुएशन में आप हैं कि बच्चे जो हैं वो वहाँ भी जाते हैं, यहाँ भी आते हैं, आप हेलन से भी नहीं मिल रहे हैं, सलमा से भी नहीं मिल रहे हैं, आप खुद भी परेशान, तो क्या इशू क्या है? मैंने कहा नहीं, वो जब तक मैं जाऊँगा नहीं उसको वापस नहीं आएगी, आई डोंट थिंक वो शी विल कम बैक। तो कह जाइए ना, फिर क्या प्रॉब्लम क्या। मैंने उसी वक्त गाड़ी की चाबी मांगी, मैंने कहा गाड़ी की चाबी भेजना, दिया, गाड़ी स्टार्ट की, मैं गया वो सेंटर को, उसमें मैंने घंटी बजाई जहाँ वो रहती थी, उसने दरवाज़ा खोला, वी बोथ स्टार्टेड लाफिंग। मैंने कहा चलो घर। आप दोनों हंसने लगे? हाँ, दोनों हंसने लगे, इतने दिन बाद मिले थे जी, चलो घर। तो उसने कुछ नहीं कहा, ये भी नहीं कहा कि मैं नहीं आती या कोई झगड़ा, कोई बहस, कोई साफ सफाई, कुछ भी नहीं हुई। अब नोबडी विल बिलीव इट। जब एक तो थोड़ी देर मुस्कुराए और फिर उसके बाद हंसने लगे, और मैंने कहा चलो घर, क्या लगा रखा है ये। तो शी सेट के कुछ नहीं कहा कि नहीं मैं नहीं आती। अपना बैग उठाया और जो कपड़े वपड़े थे वो उठाया और पड़ोसी को दी कि वो मेरी आंटी को चाबी दे देना, वो घर की लाइट वाइट बुझाई, सब कुछ किया, दरवाज़ा लगाया, और शी सेट इन द कार एंड वी केम बैक। वो वहीदा जी और शशि यहीं बैठे हुए थे, उनके हस्बैंड, और आके उसने सब खाना का पूछने लगी कि क्या पका है, क्या है, फलाना निमका, ये कर, जैसे घर चलाती थी वैसे उसमें स्लिप्ड इनटू इट एज इफ शी हैज नॉट इवन लेफ्ट द हाउस। फिर वो लोग चले गए। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में सलीम जावेद की जोड़ी के सलीम खान बिखेर रहे हैं अपनी यादों के उजाले। उजाले उनकी यादों के।
फिर कहीं ना कहीं उसको एहसास हुआ कि हेलन का कोई भी नहीं है, हेलन अकेली है। माई हस्बैंड विल लिव विद दिस गिल्ट, और अगर मेरी जिंदगी से कुछ जा नहीं रहा है, कुछ छीन नहीं रहा है मेरी जिंदगी से, और मैं किसी की हैप्पीनेस को क्यों ब्लॉक करूँ, हेलन की भी और मेरे मियाँ की भी। और उसका फिर मैंने कम से कम ये एक ट्रस्ट ये रखा कि मैंने उस रिलेशनशिप को बहुत ही अच्छी तरीके से बैलेंस किया। मैं एक दिन बीत जाता था हेलन के यहाँ, ऐसा नहीं कि शुरू में रोज़ जाते थे और अब बच्चे हो गए, बड़े आई हो गए, या इतने दिन हो गए, अब दिल भर गया, कुछ नहीं। आई हैव डन माई ड्यूटी टू बोथ ऑफ देम, जाता हूँ। और बच्चों को भी ये बात समझ में आई, ये बात मैंने बच्चों से भी कही बचपने में। जी, जब माँ छोड़ के चली गई तो मैंने कहा मैं तुमसे ये बात कर रहा हूँ और एग्जैक्टली दिस इज व्हाट आई हैव टोल्ड देम, और अभी तुम्हारे समझ में नहीं आई कि शायद, मगर मेरे साउंड से कब को बाद में व्हेन यू लुक बैक तो ये समझ में आएगा कि बाप जो था उस वक्त बहुत ईमानदारी की बात कर रहा था, सच्चाई बोल रहा था। जी। फिर मैंने यही बात कही अपने किसी वीडियो इंटरव्यू पे कही। मैंने उससे ये कहा कि देखो कि कोई भी आदमी अगर ये कहे कि वो एक इंटरेस्टिंग और खूबसूरत औरत में इंटरेस्टेड नहीं है तो इधर ही इज लाइंग और देयर इज समथिंग फिजिकली रॉन्ग विथ हिम। समझे आप? तो मैंने कहा, तो इस बात पे मुझे बाला साहब का फोन आया। समझिए, मैंने आपका इंटरव्यू देखा और उसमें आपने एक बात बहुत अच्छी कही। मैंने क्या सब? तो उन्होंने कहा कि आपने कहा कि कोई भी अगर आदमी ये क्लेम करता है कि मैं एक खूबसूरत और इंटरेस्टिंग औरत में इंटरेस्टेड नहीं हूँ तो इधर ही इज लाइंग और देयर इज समथिंग फिजिकली रॉन्ग विथ हिम। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है ये। हेलन को समझ में आया कि आई हैव टू, जो भी मेरी पोजीशन है उसके अंदर मुझे एक्सेप्ट करना है। सलमा को ऐसा लगा कि आई शुड नॉट ब्लॉक द हैप्पीनेस ऑफ माई हस्बैंड और हेलन इन द बार्गेन। आई एम नॉट लूजिंग एनीथिंग, मेरे से कुछ नहीं जा रहा है, मेरे पास मेरे बच्चे हैं, मेरे पास मेरा हस्बैंड है, समझे। एंड एज मेच्योर्ड पीपल वी स्टार्टेड लिविंग। अब ये रिलेशनशिप में अकेला आदमी नहीं हूँ जिसकी हुई है, वे दुनिया में आधे से ज़्यादा लोगों की ये रिलेशन हुई है कि कोई अपने बोलता है कीप है, कोई बोलता है रखेल है, कोई बोलता है माई सेकंड हाउस बोलता है, कोई बोलता है ये मेरी बीवी है, ब्याहता बीवी हैं, कोई बोलता है ये मेरी गर्लफ्रेंड है, और ज़िंदगी भर ऐसे रहते हैं मगर अलग अलग रहते हैं। ये एक्सेप्टेबल नहीं होती है। मेरी ज़िंदगी में ये मौज़ा हुआ किसी भी वजह से हुआ कि या मेरी एक ऑनेस्टी थी उस पूरी रिलेशनशिप को डील करने के लिए कि वी आर लिविंग इन हार्मनी। हम ऑलमोस्ट अलग अलग रहते हैं मगर साथ में। जी जी। हेलन आती है, खाना खा के जाती है, कभी वहाँ से खाना आता है, हम साथ रहते हैं, पिक्चर साथ देखते हैं, ट्रायल साथ देखते हैं, घूमते साथ में। जहाँ फार्म पे भी हेलन का एक मकान बन गया है, हमारा भी मकान है। तो एक वो जो ऑल्टरनेट डे की इवनिंग, जैसे कि कल मैं वहाँ गया था हेलन के घर पे, सुबह में आया, मैं फंक्शन अपने घर से ही करता हूँ, यहीं से काम काज सब कुछ करता हूँ। आज मैं घर पे हूँ अपने, आज मैं अपना वक्त अपने बच्चों के साथ या अपनी बीवी के साथ गुजारूंगा, कल फिर मैं शाम को जाऊंगा। हेलन जी का एक गाना सुना जाए यहाँ। हेलन जी का एक गाना, हेलन के तो बहुत गाने हैं, बहुत आपकी तरफ से। हेलन का पहला गाना ये बहुत अच्छा गाना था, जो पहला गाना उन्होंने फिल्मों में गाया, जो पहली फिल्म में उनकी, मोहब्बत की दास्तां आज सुनो, ये मोहब्बत की दास्तां सुनो। ये मयूर पंख का गाना है, पहली फिल्म हेलन की। क्या बात है, जरूर सुनाएंगे। जिसमें शी इज प्लेड अ बेगर गर्ल, 14-15 बरस की लड़की। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में सलीम जावेद की जोड़ी के सलीम खान बिखेर रहे हैं अपनी यादों के उजाले। उजाले उनकी यादों के। खामोशी द म्यूजिकल में जो उन्होंने काम किया था बहुत बरस बाद जब वो फिल्मों में नजर आई थी, कैसी लगी थी उनको? मुझे एक मरतबा दादा मुनि ने कहा, जी अशोक कुमार ने, जब तो मेरा हेलन के साथ कोई सिलसिला भी नहीं था, मैं तो हेलन को सिर्फ एज एन एक्ट्रेस और एज ए अच्छे डांसर जानता था। हेलन के लिए मुझे रिस्पेक्ट था एज ए पर्सन, और जो नेचुरली देखने में तो नेचुरली एवरीबडी वुड से कि शी वाज अ वेरी गुड लुकिंग, वेरी अट्रैक्टिव पर्सन। मुझे दादा मुनि ने कहा था, दादा मुनि इनके साथ अफसाना में काम कर रहे थे, तो दादा मुनि ने मुझसे कहा कि एक्ट्रेसेस की बात चल रही थी कि कौन ड्रामेटिक है, कौन ओवर करती है, कौन अच्छी एक्ट्रेस है। तो दादा मुनि ने कहा कि हेलन इज अ वेरी अंडररेटेड एक्ट्रेस। क्या लॉट ऑफ पीपल डोंट नो इट। लॉट ऑफ पीपल डोंट नो। दादा मुनि ने कहा कि बट हेलन इज अ वेरी अंडररेटेड एक्ट्रेस, शी इज केपेबल ऑफ गिविंग वेरी गुड परफॉर्मेंस। और फिर वो शी डिड दैट फिल्म अपना वो लहू के दो रंग, उसमें शी डिड वेरी वेल। और इवन महेश भट्ट ऑलवेज फेल्ट के हेलन शुड हैव गॉन एज एन एक्ट्रेस ऑल्सो अ लॉन्ग वे। आई मीन जो उसने एज एन एक्ट्रेस बहुत कम काम किया, ये डांसिंग रोल्स वगैरह किए, बट ही ऑल्सो यूज टू फील के, और उन्हीं की फिल्म में इनको अवार्ड भी मिला जी, वो बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का। शी इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, वंडरफुल पर्सन, वेरी ग्रेसफुल पर्सन, और एक औरत है जो अपना रिस्पेक्ट मतलब मिलता है
मतलब द वे शी बिहेव, द वे शी कंडक्ट्स हरसेल्फ, द वे शी कैरीज हरसेल्फ, उसका पीपल लुक अप टू हर एंड रिस्पेक्ट देते हैं। हेलन जी, मैडम, ये वो, मतलब कोई मजाक नहीं कर सकता, कोई छिचोरापन नहीं कर सकता, कोई लिबर्टी नहीं ले सकता। जी जी। और एज एन एक्ट्रेस ऐसे रोल भी किए हैं, ऐसे कपड़े भी पहने हैं, मगर कभी कोई ऐसा किसी का कोई एक वल्गैरिटी नहीं दिखती, उन कपड़ों में भी नहीं दिखती, उन यशस में भी नहीं दिखती। एंड जो अंदर की बात होती है वो कन्वे होती है। शी इज क्लीन फ्रॉम इनसाइड, सो इट कन्वेज। कौन सी ऐसी फिल्म है जो उनकी सबसे अच्छी लगती है आपको, जिसमें उनकी एक्टिंग? नहीं, सारी फिल्मों में डांस तो बहुत कमाल का किया। देखिए, जहाँ तक इस फार डांस का सवाल है, एज एन एक्ट्रेस तो मैंने आपको ये एग्जांपल दिया दादा मुनि का, इतने बड़े से स्टालवर्ट ने उनके बारे में ये बात कही। बट जहाँ तक डांस का सवाल है तो आई डोंट थिंक कि हमारी ज़िंदगी में या उससे पहले कोई ऐसा कोई आया हो। आई मीन व्हेन शी यूज्ड टू, जब वो स्टार्ट साउंड होता था उसके बाद से शी यूज्ड टू बी अ चेंज पर्सन। शी यूज्ड टू ट्रांसफॉर्म हरसेल्फ इनटू समथिंग एल्स। वो ऐसे बैठे, आपको सेट पे बैठे बात कर रहे हैं, चश्मा लगा हुआ है, किताब हाथ में है, नोबडी वुड फील के अभी डांस है, उसमें मूवमेंट्स हैं, उसमें झटके हैं, उसमें ये हैं, सारी की सारी अदाएं। नोबडी वुड फील के ये औरत ऐसी, म्यूजिक चलते ही और शॉट शुरू होते ही इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। एंड दैट इज व्हाट आई वाज कॉलिंग के एक स्क्रीन प्रोजेक्शन, जो आपने कहा। हाँ, जो स्क्रीन प्रोजेक्शन जो है वो, वी डील इन इमेजेस, वी डोंट डील इन पीपल। हम लोगों में डील नहीं करते हैं कि ये साहब इनसे मिलिए, हम इमेज में डील करते हैं। एक इमेज क्या कहती है जी। तो हर इमेज, फिल्म इमेज इज व्हेन शी परफॉर्म्स, शी इज टोटली ट्रांसफॉर्म्ड, स्पेशली एज फार एज डांस इज कंसर्न। एंड नेचुरली शी इज बीन एक्सेप्टेड एज फार एज, उसके अपने राइवल्स ने भी उसको एक्सेप्ट किया है, जिन्होंने डांस किया है वो भी इज्जत करते हैं, बहुत से लोग इज्जत करते हैं। और कई ऐसे हैं जिन्होंने उस ज़माने में डांस किए हैं, उस ज़माने में इसी किस्म का काम किया है, जैसे बिंदु जी हैं, वो बहुत रिस्पेक्ट करती हैं हेलन जी, और एज अ वर्कर, एज अ डांसर, और भी बहुत से लोग हैं ऐसे जो कभी कॉम्पिटिटर्स थे, वो भी एक्नॉलेज करते हैं इस बात को कि शी इज़ वेरी गुड, एंड समथिंग लाइक दैट हैज नेवर हैपेंड एक्चुअली। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अपनी यादों के उजाले बांट रहे हैं फिल्म लेखकों की जानी मानी जोड़ी सलीम जावेद के सलीम खान। इनसे बातचीत कर रहे हैं यूनुस खान। रिकॉर्डिंग इंजीनियर मंगेश सांगले और जेटी महाजन। प्रस्तुतकर्ता कल्पना शेट्टी। उजाले उनकी यादों की।